केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल है वो स्टार्ट करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है फिनॉल, चैप्टर 9 का, कोई कंप्लीट चैप्टर नहीं बता रहा, एक टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मिथानॉल इथानॉल डिस्कस कर लिया अल्कोहल्स के एक लेक्चर में, और अब फिनॉल के एक लेक्चर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिनॉल के बारे में आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ अगर OH ग्रुप की अटैचमेंट हो, दिस विल बी कॉल्ड फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल। इसी को कॉमन नेम हम क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड। क्लियर है, सिंपल। क्या इसकी हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पर इस फिनॉल की? तो फिनॉल एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पेकुलियर अजीब सी एक ऑर्डर इसकी होती है, डिटॉल वगैरह की जो ऑर्डर जिसको हम कहते हैं। टॉक्सिक नेचर का होता है, पॉइजनस होता है। मेल्टिंग पॉइंट 43 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड फिनॉल की। चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली अबव है इसका बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड से। मेल्टिंग पॉइंट 43 है और वाटर में सॉल्युबल है अबव 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पर ये पानी में हल होता है, मिसिबल हो जाता है वाटर में, उससे डाउन टेम्परेचर पर मिसिबल नहीं होता। ठीक है, फिनॉल की बात कर रहे हैं। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है फिनॉल की। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पेक्यूलियर अजीब सी ऑर्डर है, पॉइजनस है, टॉक्सिक नेचर का है, मेल्टिंग पॉइंट 43 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड और 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पर यह पानी में हल होता है, मिसिबल विथ वाटर होता है। क्लियर? स्लाइड्स दे दूंगा भाई, ठीक है, उसमें परेशान नहीं हो, समझते रहो। समझ में नहीं आया तो बताना, ठीक है। स्लाइड्स अगर मैं ग्रुप पे नहीं भी डाल रहा तो यूट्यूब के थ्रू वो डिस्क्रिप्शन पे मैं सब में डाल रहा होता हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की क्लासिफिकेशन। फिनॉल कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप के, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स कौन से फिनॉल? जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप की अटैचमेंट हो। जैसे एक फिनॉल आपका ये मोनोहाइड्रिक ही होगा। अगर एक OH के साथ एक CH3 लग गया, इसको हम लोग कहते हैं क्रिसोल। ऑर्थो पर CH3 लगा, ओ क्रिसोल, दिस इज मेटा, नॉट मेटा, सो दिस इज ओ क्रिसोल एंड दिस इज मेटा क्रिसोल एंड दिस इज पैरा क्रिसोल। ठीक है, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा क्रिसोल। क्लियर? ये मोनोहाइड्रिक है तीनों, चूँकि तीनों में एक OH ग्रुप है। फिनॉल खुद मोनोहाइड्रिक होता है, क्रिसोल भी मोनोहाइड्रिक होता है। पता है ये चीज़ है? ठीक है, सिंपल। डाईहाइड्रिक फिनॉल की बात करें, ऐसा फिनॉल जिसमें 2 OH ग्रुप की अटैचमेंट हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक OH के साथ दूसरा OH जो है वो आपका ऑर्थो पर लग जाए, दिस इज कैटिकोल। दूसरा अगर मेटा पर लग जाए, दिस इज रिसोर्सिनॉल। और दूसरा अगर पैरा पे लग जाए तो हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, तो कैटिकोल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन, तीनों डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाईहाइड्रिक से हमारा 2 OH ग्रुप की अटैचमेंट है, और तो नहीं हो सकते ना, बस ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्लियर? सिंपल, पता ही था। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में एक ही है सिर्फ। ठीक है, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पे OH हो तो पायरोगिलोल। ठीक है, बस 3 ही होते हैं अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक होते हैं, डाईहाइड्रिक होते हैं और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स होते हैं। अल्कोहल्स भी इसी 3 टाइप के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। तो मसला तो नहीं है, कॉमन नेम्स डायरेक्ट बता रहा हूँ, IUPAC तो आप निकाल ही सकते हैं इसका। प्रिपरेशन 2 तरह से बनाई जाती है। पहला तरीका हमारे पास क्लोरोबेंजीन से, जिसको हम लोग कहते हैं डाउस प्रोसेस। डाउन नहीं कहते, बुक में गलत लिखा हुआ है डाउन, इट इज़ डाउस प्रोसेस। साइंटिस्ट का नाम था डाउ। ठीक है, अंग्रेज़ों के नाम होते हैं डाउ, जैसे डाउ मेडिकल कॉलेज इज़ द नेम्ड आफ्टर अ इंग्लिश पर्सन। तो डाउ प्रोसेस या डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस कैसे में क्या होता है? क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है। जब क्लोरोबेंजीन का NaOH से रिएक्शन होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि H+ होता है, ONA पूरा माइनस होता है, और यहाँ पर Cl- और ये प्लस होता है, ONA यहाँ पर जुड़ जाता है, HCl के साथ निकल जाता है। तो HCl अलग हो जाता है और बेंजीन रिंग के साथ ONA अटैच हो जाता है। ये हमारे पास कहलाता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसी सोडियम ये वाला जो आयन होता है आपके पास, मतलब बेंजीन रिंग के साथ अगर आपका ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है ना बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। अल्कोऑक्साइड ही है ना ये एक तरह का, जैसे मिथॉक्साइड इथॉक्साइड होता है, तो ये फिनॉक्साइड है, OR जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये फिनॉल का ऑक्साइड बना हुआ है तो फिनॉक्साइड, तो ये फिनॉक्साइड आयन है। और ये सोडियम लग गया इसके साथ तो सोडियम फिनॉक्साइड। और ये सोडियम फिनॉक्साइड असल में क्या होता है? इट इज़ एन एरोमेटिक सॉल्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन HCl से कराते हैं, Na+, O-, H+, Cl-, NaCl के साथ निकलता है, H O के साथ जाकर अटैच हो जाता है। तो NaCl अलग हो जाता है, H के साथ O मिलता है तो क्या बन जाता है? आपका फिनॉल बन जाता है।
में कार्बोलिक एसिड बन जाता है। डबल स्टेप है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से पहले हम NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, देन HCl का रिएक्शन कराएंगे तो फिनॉल बनेगा। सिंगल स्टेप पे नहीं करते। क्लियर? एक तरीका तो ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो बनाने का होता है वो होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के थ्रू। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के थ्रू, फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। व्हाट इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट? बेंजीन के साथ अगर आपने SO3Na लगा दिया, अच्छा सिर्फ SO3 अगर लगा देंगे तो वो बेंजीन सल्फोनेट है। अगर बेंजीन के साथ सिर्फ SO3 लगा दें, SO3 माइनस, ये आपका बेंजीन सल्फोनेट कहलाता है। और अगर इसके साथ सोडियम भी अटैच हो जाए जाकर, इट इज़ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसका रिएक्शन भी NaOH के साथ कराएंगे। जब इसका रिएक्शन NaOH के साथ होगा तो सेम क्राइटेरिया जो उससे पहले हुआ था वही चीज़ यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा कि ये रिएक्शन होगा यहाँ पर H+ ONA माइनस, और ये आपका माइनस और ये पूरा का पूरा आपका प्लस, ठीक है। सॉरी, ये प्लस, ये पूरा का पूरा माइनस, ये NaO इसके साथ जुड़ा और ये SO3Na इस H के साथ निकला। SO3Na जब H के साथ निकला तो सोडियम सल्फाइड और वाटर अलग हो गया और साथ में सोडियम फिनॉक्साइड बना। जो पहले डाउस प्रोसेस में था सेम वही प्रोसेस होता है, मतलब सेम वही फिनॉक्साइड आयन बनता है। इस फिनॉक्साइड के रिएक्शन HCl से कराते हैं, ठीक है। HCl से जब कराएंगे इसके रिएक्शन तो क्या होगा यहाँ पर कि Na+ और H+ Cl माइनस, तो NaCl के साथ निकलेगा, HSO के साथ ज्वाइन हो जाएगा। बस ये दो ही तरीके हैं फिनॉल को बनाने के, डाउस प्रोसेस से, क्लोरोबेंजीन से, और दूसरा तरीका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से। दोनों का पहला स्टेप सेम है, दोनों में NaOH से रिएक्शन होगा और दोनों में क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी। बाय प्रोडक्ट सिर्फ अलग है और सेकंड स्टेप भी दोनों का सेम है, HCl से रिएक्शन होगा और फिनॉल बन जाएगा। ऐसा ही है ना भाई? क्लियर है? ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैं फर्स्ट ईयर कराना चाह रहा था, सेकंड ईयर इसलिए कर रहा हूँ, कल पेपर भी है, इसलिए मैंने बोला चलो ऐसी चीज़ पढ़ो जो कि आपका फाइनल टर्म में आपके काम है, ठीक है। कल नहीं है, फिनॉल नहीं है, फिनॉल रिड्यूस हो गया है, अच्छा एप्टीट्यूड में तो नहीं हुआ है। अच्छा इसके बाद इसको थोड़ा, हाँ बहुत ज़्यादा ऊपर बस आ दिख जाएगा, सही है। रिएक्टिविटी, देखो बेंजीन फिनॉल की रिएक्टिविटी क्या होती है भाई? फिनॉल ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन से। रिएक्टिविटी के लिहाज से फिनॉल इज़ मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। एंड व्हाई, व्हाट्स द रीज़न? रीज़न इज़ कि फिनॉल में OH ग्रुप की अटैचमेंट होती है ना बेंजीन के साथ। और OH ग्रुप अगर आप जानते हैं तो कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके उसको मोर रिएक्टिव बना देते हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग को देकर इसको बेंजीन रिंग को मोर रिएक्टिव कर देगा, ऑर्थो और पैरा पर शिफ्टिंग ज़्यादा आराम से हो जाएगी। तो दैट्स वाई फिनॉल इज़ मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। बहुत सारे वो रिएक्शन जो बेंजीन नहीं कर पाता वह फिनॉल करता है, वो हम पढ़ते हैं, उसमें भी आएंगे सारे बहुत सारे रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी है, तो ये हमारी बुक में रिएक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। ये फेडरल से मैंने कुछ लाइंस निकाली हैं कि फिनॉल्स आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि बेंजीन जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है तो फिनॉल भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल ही आकर उस पर अटैक करेगा। दिस इज बिकॉज द हाइड्रोक्सी ग्रुप OH इज अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट। ये हम जानते हैं ना, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत तेज़ी के साथ इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक, हम इसको, ये फेडरल इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहती है, हम इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, एक ही बात है। तो फिनॉल्स आर पोटेंशियली वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऊपर वही चीज़ लिखी हुई तो दोबारा शायद लिखी हुई, ऐसा ही है ना भाई? ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, क्यों? चूँकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर सकता है। दैट्स वाई फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव है, बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव फिनॉल, ज़्यादा रिएक्शंस कर सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ऐसा ही है ना, चैप्टर 7 का कॉन्सेप्ट उठ के चैप्टर 9 में आ रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन का टॉपिक आ रहा है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिनॉल का पहला रिएक्शन आपके पास है किसके साथ भी? NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अच्छा ये रिएक्शन जो हमारे पास होगा दिस इज़ न्यूट्रलाइजेशन, ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन है। और इसी के अंदर आपका क्या होगा? फिनॉल का एसिडिक नेचर शो होगा, क्योंकि फिनॉल खुद असल में एक एसिड है और जब ये बेस से रिएक्शन करेगा तो उसको लाजमी क्या बनाना है? सॉल्ट बनाना है और वाटर बनाना है, न्यूट्रलाइजेशन होनी है, ठीक है। तो ये एसिड है, ये बेस है। एसिड है तो क्या करेगा? अपना H+ लॉस करेगा,
और ये बेस है तो क्या करेगा, अपना OH माइनस लॉस करेगा, H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बनाएगा, वाटर, और NaO के साथ जुड़कर सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा जो सॉल्ट है, एरोमेटिक सॉल्ट, ऐसा ही होगा। न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, ये एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, रिएक्शन विद NaOH करते हैं। अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए, मतलब इंटर में अगर ये पूछा जाए कि एसिडिक नेचर शो करने के लिए कोई रिएक्शन लेके फिनॉल का, तो हम यही रिएक्शन लिखते हैं। अल्कोहल्स में भी यही काम किया जाता है, उसमें सोडियम से रिएक्शन शो करते हैं अल्कोहल्स में, जबकि इसमें क्या करते हैं, इसमें NaOH से रिएक्शन शो किया जाता है, डिफरेंट। अच्छा, मेन एक और बात जो कि हमारे सिंध बोर्ड में नहीं है बट फेडरल में, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज एज फॉलोज। जरा समझना है इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे ज़्यादा एसिडिक नेचर रखते हैं। किससे भाई, फिनॉल से। और फिनॉल ज़्यादा एसिडिक किससे है, वाटर से। और वाटर्स ज़्यादा एसिडिक है किससे, अल्कोहल से। तो याद रखिएगा वाटर भी एसिडिक नेचर रखता है, वाटर, क्योंकि वाटर एसिड बेस दोनों है। वाटर भी H प्लस दे सकता है ना अपना, तो वाटर खुद एक एसिड है। और एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है वो एक pKa वैल्यू पर डिपेंड करती है। फर्स्ट ईयर जब मैं कराऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा आपको, ये फेडरल पंजाब बोर्ड का टॉपिक है पूरा, pKa। तो pKa वैल्यू पर सारी एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी pKa वैल्यू बहुत हाईएस्ट होती है, अभी डिटेल भी बताऊँगा कैसे। इसलिए ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ये बहुत पूछते हैं MD कैट के अंदर, रिलेटिव स्ट्रेंथ, और बच्चा नहीं लगा पाता, चुके सिंध बोर्ड में एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा किससे भाई, ज़्यादा किससे एसिडिक है, फिनॉल से। और फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक कौन है भाई, तो या फिनॉल से कम एसिडिक वाटर है, वाटर से कम एसिडिक जो है अल्कोहल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, एंड वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो अल्कोहल और वाटर की बात की जाए ना अगर, तो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक वाटर होता है, पानी। अब एसिडिक का मतलब बिल्कुल यही नहीं कि जो हाथ जला दे, वो एसिड वो चीज़ जो H प्लस डोनेट कर दे। अब वो तो हम 9th और 8th क्लास में तो नहीं है ना कि हम एसिड वो तेज़ाब को ये समझे वो जो हाथ जिससे जल जाए। हर वो चीज़ जो H प्लस दे सके वो हमारे पास एसिड है। चलिए बात समझ में आ रही है। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पर कि कैसे ऐसा होता है, कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों ज़्यादा होती है फिनॉल की जो है वो किससे भाई, अल्कोहल से। तो जैसे कि वाई फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों है अल्कोहल से, ठीक है। तो ये इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, बिकॉज जब एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो हर चीज़ के पीछे डिटेल आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है, कम से कम कॉन्सेप्चुअल डिटेल, कि फिनॉल क्यों एसिडिक है ज़्यादा अल्कोहल से। एसिड्स क्या होता है जो H प्लस देते हैं, H प्लस डोनर्स होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता है जो ईजिली H प्लस डोनेट कर सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ऐसे ही ना भाई, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, मोर एसिडिक देन अल्कोहल। वजह क्या है, चूँकि फिनॉल का रिएक्शन जब वाटर से कराएंगे, दिस इज H2O, OH2 लिखा हुआ है, आप इसको अपने तौर पे H2O लिख दोगे तो भाई बात सही है, OH2 भी H2 ही होता है। तो वाटर है तो क्या करेगा, ये अपना H प्लस यहाँ से लॉस करेगा, वो H प्लस चले जाएगा किसके पास, वाटर के पास, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, प्रोटोनेटेड वाटर। ऐसे ही होता है ना भाई एसिडिक रिएक्शन में। और यहाँ सिर्फ O माइनस बच गया तो फिनॉक्साइड आयन बन गया। अल्कोहल में भी सेम ऐसे ही होता है। अल्कोहल में क्या होता है कि H प्लस जो है ना वो इस OH H2O के साथ जाकर अटैच हो जाता है, H3O प्लस बन जाता है और OR माइनस बन जाता है, अल्कोक्साइड आयन बन जाता है ना भाई। अल्कोहल H प्लस देकर अल्कोक्साइड बना लेता है और फिनॉल H प्लस देकर फिनॉक्साइड आयन बना लेता है बना। अब ज़्यादा एसिडिक कौन होगा दोनों में से, देखो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। एसिडिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। एसिडिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब इन दोनों आइंस में हम देखेंगे फिनॉक्साइड और अल्कोक्साइड में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। अब ये फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से आ रहा है, अल्कोक्साइड आयन अल्कोहल से आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर आप देखो ये रेजोनेंस है, यहाँ पर जो मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई है ना कि जब नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करता है, बेंजीन रिंग में घूमना शुरू कर देता है ना। नेगेटिव चार्ज के बेंजीन रिंग में घूमना यही कहलाता है हमारे पास रेजोनेंस, और इस रेजोनेंस की वजह से ही बेंजीन रिंग के अंदर स्टेबिलिटी गेन होती है, ठीक है। अब ये फिनॉक्साइड आयन है। फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, चूंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन टोटल मौजूद है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, बेंजीन रिंग को दे देगा। और जब बेंजीन रिंग को देगा तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, फिर डिलोकलाइजेशन होगी, घूमना शुरू करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से उठकर वो यहाँ आएगा। तो ये ही कहलाते हैं रेजोनेंस। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, बेंजीन के हमने बनाए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब इसी रेजोनेंस की वजह से फिनॉक्साइड आयन क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो रेजोनेंस पॉसिबल इन फिनॉक्साइड आयन, चूँकि आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज घुमा रहा हूँ यहाँ पर,
घूम रहा है ना नेगेटिव चार्ज, वो कैसे होता है चैप्टर 7 में एक्सप्लेन किया है मैंने। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन एटम पे चार्ज डिक्रीज हो जाता है, चूँकि वो उसको यहाँ पर दे देता है, और फिर ऑक्साइडन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और इसकी वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, चूँकि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो फिर से भाई कि अगर कोई हम सिंपल एमडी कैट में तो बस ये पूछेंगे आपसे कि ज़्यादा एसिडिक कौन है, फिनॉल और इसमें, फिनॉल और अल्कोहल में। ये भी बहुत मुश्किल सवाल है कराची के स्टूडेंट्स के लिए। हम बोल देंगे भाई हाँ भाई ये फिनॉल एसिडिक है। अगर पूछ लिया क्यों, तो हम लिखते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे होता है ये कभी नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि ये तो डिटेल्ड है, ये तो पंजाब बोर्ड और फेडरल वाले अपने बोर्ड के एग्जाम्स में ही लिख कर आएंगे, आपको तो एमडी कैट में ये सब नहीं लिखना, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब अल्कोहल में ऐसा नहीं होता, अल्कोहल अल्कोऑक्साइड आयन बनाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि अल्काइल रेडिकल्स में कोई रेजोनेंस नहीं होती है, स्ट्रेट चेन में रेजोनेंस नहीं होती है ना भाई। रेजोनेंस सिर्फ बेंजीन के अंदर होती है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अल्कोहल्स के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो चार्ज इंक्रीज है ऑक्सीजन पर, लेस स्टेबल अल्कोऑक्साइड आयन है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ कम है। तो रेजोनेंस इज द की फैक्टर टू इंक्रीज एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो क्यों भाई एसिडिक होता है फिनॉल ज़्यादा, चूँकि उसके अंदर रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबल ज़्यादा है, स्टेबल होने की वजह से एसिडिक ज़्यादा है। क्लियर बात समझ में आ रही है? बस इतना। डिटेल में नहीं जाना इसके यार, इसके स्ट्रक्चर नहीं बनाना प्लीज़, ज़रूरत नहीं है उसकी। मैं बता रहा था कि रेजोनेंस बोलते हैं कि इसको चार्ज का घूमना, बस काफ़ी इतना याद रखना। और चार्ज कैसे घूम रहा है ये आपको एप्टीट्यूड में नहीं बताना, ये तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वगैरह हो गया ना, ये तो अगर पूरा लिखना पड़ गया उसको तो बैठ, मतलब कॉन्सेप्ट रखो। लेकिन मैं तुझे स्लाइड यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे क्या मसला है, एक बटन दबाता हूँ पूरा लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बैठ के छापो पूरा बैठ के। हाँ, अगर मैं ये बोर्ड पे लिख रहा होता तो मैं कभी नहीं बताता, टाइम इतना थोड़ी ना। स्लाइड्स में थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ होता है, ज़्यादा इसलिए लिखा होता है क्योंकि इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए अच्छा है। ठीक है, क्लियर है? रेजोनेंस हो रही है, बस इतना देखना। क्लियर है यहाँ तक भाई? आगे बढ़ूँ? ठीक है, पहला मैंने आपको बता दिया एसिडिटी क्या, एसिडिक नेचर बता दिया फिनॉल का, फिनॉल एसिडिक होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब बता दिया। अब आ जाते हैं जिंक डस्ट से रिएक्शन। यहाँ पर जो जिंक डस्ट होता है वो क्या होता है भाई, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा भाई, जो ऑक्सीजन को खींच के बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन रिमूव कर देगा ना भाई। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले के ऑक्सीजन को निकाल दे, रिड्यूस कर दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन ऐड कर देगा, तो जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को खींच के निकाल देगा, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और ये जो फिनॉल आपके पास यहाँ पर ये बन जाएगा, तो सॉरी बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन बनेगा। तो फिनॉल का जिंक से रिएक्शन करने पर बेंजीन की फॉर्म। अच्छा याद रखिएगा, इसके अंदर आपके चाहे पास फिनॉल हो, कैटिकोल हो, रिसोर्सिनॉल हो, इस तरह हाइड्रोक्विनोन हो, पायरोकेलोल हो, कोई भी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा, जिंक की ये प्रॉपर्टी है कि तमाम ऑक्सीजन को खींच कर बाहर निकाल सकते हैं, सारे ऑक्सीजन खींच लेगा। यहाँ पर तो एक ही है ना बुक के लिहाज से, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कैटिकोल होगा तो 2 होंगे, रिसोर्सिनॉल होगा तो 3 होंगे, ऐसे ही है ना, सब ऑक्सीजन खींच लेगा। तो ठीक है, तो ऐसा आ सकता है, एमसीक्यूज आया है पास पेपर में कि पायरोकेलोल से जिंक का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो पायरोकेलोल में तो 3 OH है, तो उसमें सबको निकालेगा तीनों ऑक्सीजन को, तो फिर वही बेंजीन बनेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़, जिंक ऑक्साइड जो कंपाउंड है उसके बारे में क्लास में हमने एक बार पढ़ा था, वो चैप्टर 11 सेकेंड ईयर में, कि जिंक ऑक्साइड इम्पार्ट्स रेड कलर टू, वो मैंने बताया था, थोड़ा मसला उसके अंदर है, तो मैंने रिसर्च किया था इस पर जाकर। असल में जिंक ऑक्साइड जो है ना मिनरल की सूरत में ज़मीन से निकलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं जिंकाइट। तो जिंकाइट जो है वो मिनरल है जिंक ऑक्साइड का, उसके अंदर और ट्रांजिशन एलिमेंट वगैरह मिले हुए होते हैं, फेरिक आइंस वगैरह, मैंगनीज आइंस वगैरह, इसकी वजह से कुछ कलर आता है। वो प्योर जिंक ऑक्साइड नहीं मिलाया जाता, प्योर जिंक ऑक्साइड कलरलेस होता है, लेकिन जो जिंक ऑक्साइड जो ग्लास में मिलाता है ना लाल रंग देने के लिए, वो जिंकाइट होता है। असल में वो जिंक का एक मिनरल है जो रेड कलर से निकलता है उस, और उसमें रेड कलर क्यों आ रहा है, डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट की वजह से, जिंक की वजह से नहीं आ रहा है। तो वो बात हमारी ठीक थी कि जिंक ऑक्साइड वाइट ही होता है, लेकिन मिनरल होता है जिंकाइट का जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। मिनरल्स के तो कलर हो सकते हैं ना, अब एल्यूमिनियम को देख लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाइट ही होगा ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है ना, लेकिन यही जो कोरंडम होता है वो अलग अलग कलर पे अवेलेबल होता है, सफ़ायर, टोपाज, ठीक है ना, एमराल्ड, रूबी, याद है वो कैसे कलर आ रहा है उसका, वो सब ज़मीन में इम्प्योरिटी मिली हुई है उसके साथ तो कलर आ रहा है कुछ ना कुछ, वरना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का तो कोई कलर नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नेवर फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ऐसे ही है ना भाई, कॉन्सेप्ट पता नहीं सब। तो ऐसे ही बता रहा था, जिंक ऑक्साइड आ गया तो चैप्टर 11 पता नहीं उसमें याद रहना रहा, अभी बता दिया। तो मैं एक चीज़ को आगे घर पर देखता हूँ यार ऐसा क्यों है, तो ऐसा क्यों है क्या नहीं है, तो मुझे ये चीज़ इसका आंसर मिला। चलिए आगे बढ़े। हाइड्रोजनेशन एडिशन रिएक्शन है भाई,
टोटल 6 हाइड्रोजन ऐड होंगे, पाई बॉन्ड सारे ब्रेक होंगे, निकल कैटलिस्ट होगा हाई टेम्परेचर पे, हर जगह पर क्या लग जाएगा, H। तो फिनॉल क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सानोल। ये नहीं बोला सर बेंजीन रिंग भूल गए आप इसमें बनाना, तो ये बेंजीन रिंग आ गया तो फिनॉल, ये सब टूट गया रिंग, है ना। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, साइक्लोहेक्सानोल है। ऐसा ही है ना, जैसे अगर बेंजीन के करेंगे ये रिएक्शन तो फिर साइक्लोहेक्सेन बनता है ना, इस तरह अगर फिनॉल की कर लोगे तो साइक्लोहेक्सानोल बन जाएगा। 6 कार्बन वाला साइक्लिक अल्कोहल है ये, ऐसे ही है ना, क्लियर। हाइड्रोजनेशन है, ब्रोमिनेशन। अच्छा ये ब्रोमिनेशन वो है जो अल्कोहल, वो सॉरी बेंजीन नहीं कर सकता। बेंजीन ब्रोमीन वाटर से कभी रिएक्शन नहीं देता, बेंजीन ब्रोमीन के साथ लेविस एसिड डालना पड़ेगा तब रिएक्शन देगा, जो कि ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर सकता है ये, ब्रोमीन लिया वाटर लिया, दिस इज ब्रोमीन वाटर, फिनॉल का रिएक्शन कराया। अब बेंजीन फिनॉल इतना रिएक्टिव होता है ना कि पोली सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर हो जाती है। पोली सब्स्टिट्यूशन से मराद नॉर्मली क्या होता है बेंजीन में, एक ऑर्थो पे लगता है एक पैरा पे लगता है, ऐसे ही होता है ना, एक कंपाउंड ऑर्थो पे एक पैरा पे। लेकिन इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि एक ही कंपाउंड में ऑर्थो और पैरा दोनों पर क्या होता है कि Br अटैच हो जाता है। तो बेंजीन तो फिनॉल के साथ इधर इधर और इधर Br की अटैचमेंट हो जाती है। तो ये नंबरिंग अगर इसमें करें तो क्या नाम हो गया इसका, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, और HBr अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है सर, इसमें तो होना तो ये चाहिए था कि ऑर्थो पर एक ऑर्थो पर लगता और एक पैरा पर लगता, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, एक साथ ही सब क्यों लग गया, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल। पोली सब्स्टिट्यूशन ना करो गई, पंजाब टेक्स्ट में पूरा डिटेल लिखा हुआ है इसके बारे में, ये मैं बता रहा हूँ किस तरह से। सिंध बोर्ड में बस रिएक्शन होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। तो मसला सिंपल है, नाइट्रेशन करेंगे। अब नाइट्रेशन में 2 कंडीशन है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, 25 डिग्री पर अलग है और हाई टेम्परेचर पर अलग है। 25 डिग्री पर जब नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड यूज़ करेंगे डाइल्यूट, ठीक है, नाइट्रिक एसिड यूज़ करेंगे डाइल्यूट, अगर यूज़ करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, सॉरी ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। अगर डाइल्यूट यूज़ करेंगे तो डाइल्यूट यूज़ करने पर क्या होगा कि ऑर्थो पर एक कंपाउंड ऑर्थो पर लगेगा और एक कंपाउंड जो है वो पैरा पर लग जाएगा, NO2 का नाइट्रो ग्रुप, तो O नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा और P नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। सही है, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया जाए तो और उसका फिनॉल से रिएक्शन कराया जाए तो। लेकिन यही अगर आप कंसनट्रेटेड ले लो तो क्या होगा, एक ही कंपाउंड में टेम्परेचर जो है बढ़ा दिया ना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है और कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी हो जाता है। चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर पढ़ा नहीं है, लॉकडाउन लग गया था, बट पढ़ लेंगे। बट रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाने से भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है और कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। अब अगर कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड कर दिया, तो क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल में ऑर्थो और पैरा, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर एक पैरा पोजीशन पर NO2 लग जाएगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसको और क्या नाम दिया जाता है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लोजिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, धमाका खेज मवाद होता है ये पिक्रिक एसिड। नाइट्रो कंपाउंड ज़्यादातर नाइट्रो जिसमें होता है वो एक्सप्लोजिव होता है। और क्यों ऐसा होता है, चलो एक सवाल करता हूँ, ये एक्सप्लोजिव क्यों होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशी, ये बहुत गहराई है केमिस्ट्री की। ये NO2 की अगर हम बात करेंगे ना, अनस्टेबल है, बहुत हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इसमें तैयार होता है, इसमें लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, इसलिए वजह से हाईली रिएक्टिव हो जाता है, तो एक्सप्लोजिव रिएक्शंस दे रहा होता है आपको ये अगर बहुत इन डेप्थ जाएंगे केमिस्ट्री में तो हमें ये बात इसमें समझ में आएगी कि क्यों ये एक्सप्लोजिव है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप में, अच्छा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज चैप्टर 4 में पढ़ाऊंगा मैं, जब बॉन्डिंग दोबारा से पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर के रिवीजन में, ठीक है, अभी नहीं बता रहा फिलहाल। मतलब केमिस्ट्री ना जुड़ी हुई है, हर टॉपिक साथ में जुड़े हुए हैं, मैं हर तरह से जोड़ा रहता हूँ ना, उस चैप्टर से उठा के, वहाँ से उठा के, यहाँ से उठा के, क्योंकि केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है ना, सब में जोड़ो लाके। अब लोगों से चैप्टर 9 का ताल्लुक 7, 8 से नहीं है, तो ऐसे ही बेवकूफ़ी की बात है, सबसे ताल्लुक है इस चैप्टर का। सल्फोनेशन करना है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, लो टेम्परेचर हो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो क्या होगा कि ये आप सल्फोनेशन करनी है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे और SO3H ग्रुप निकलेगा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे। ये सब चैप्टर 7 में बता चुका हूँ। OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, एक ऑर्थो पे लग जाएगा SO3H और एक पैरा पर लग जाएगा। या ऑर्थो वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर, और ये पैरा वाला क्या होगा, माइनर, लो टेम्परेचर पे। यही टेम्परेचर अगर हम हाई कर दें, 100 डिग्री कर दें, तो क्या होगा, सेम वही बनेगा ऑर्थो। हाँ, माइनर ऑर्थो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर, और पैरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट से मुराद ये है कि ये आपके पास 75% बनेगा तो ये 25% बनेगा।
मिक्सचर जो बनेगा उसके लिहाज से। तो बस अब जब लो टेम्परेचर हो 20 डिग्री तो उसमें ऑर्थो वाला मेजर है, और हाई टेम्परेचर हो 100 डिग्री तो फिर पैरा वाला जो प्रोडक्ट है जिसमें पैरा पर SO3H ग्रुप लगा है वो मेजर है। क्लियर? सही है भाई। टेम्परेचर तो नाइट्रेशन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट रिएक्शन है और सल्फोनेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। और इसमें टेम्परेचर याद रखना है, इसमें याद रखना है, इसमें डेल्टा नहीं बना सकते। तो डेल्टा क्या डेल्टा भाई, 20 डिग्री का डेल्टा के 100 डिग्री का डेल्टा, उसमें लिखना पड़ेगा। मैंने बताया कुछ रिएक्शन जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है उस पर टेम्परेचर को लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो समरी क्या होगी रिएक्शन की भाई, क्या क्या पढ़ लिया? क्लोरोबेंजीन का NaOH से रिएक्शन कराया, सोडियम फिनॉक्साइड बना, HCl से रिएक्शन किया, फिनॉल बना। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का NaOH से रिएक्शन कराया, सोडियम फिनॉक्साइड बना, HCl से रिएक्शन कराया, फिनॉल बना। फिनॉल की न्यूट्रलाइजेशन की, बना सोडियम फिनॉक्साइड एरोमेटिक सॉल्ट। फिनॉल के रिएक्शन जिंक से किया, बना बेंजीन। फिनॉल के रिएक्शन हाइड्रोजन से किया, साइक्लोहेक्सानो। फिनॉल के रिएक्शन ब्रोमीन से किया, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिनॉल के रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से किया, कंसंट्रेटेड किया तो पिक्रिक एसिड, और डाइल्यूट किया तो ऑर्थो और पैरा पे अलग अलग नाइट्रो पे प्रोडक्ट आपको मिल गया। सल्फोनेशन में 20 डिग्री पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो का होगा, और 100 डिग्री पर मेजर प्रोडक्ट किसका होगा? समझ में आ गया ये सारा? ये सब मैंने बताया, घर जाकर 0.25 स्पीड पे देख लेना, एक्स पे यूट्यूब पे थोड़ा डाउन कर। अच्छा बच्चे कहते सर हम फास्ट करके देखते हैं और स्लो करके नहीं। बहुत सारे सर हम तो बढ़ा कर देखते हैं, डबल करके। जो मुझे लगता है मेरी स्पीड फास्ट है, बच्चे बोलते नहीं सर स्लो है, हम फास्ट करके देखते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा क्या है। ऐसे बच्चे कहते सर हम तो फास्ट कर देते हैं, हम स्लो नहीं करते हैं, आप तो क्या स्लो करने बोलते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा होता है मैं स्लो जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे फास्ट जा रहा हूँ। यूजेस क्या है भाई फिनॉल के? एंटीसेप्टिक, डिटॉल दिख गया, बहुत चला ये कोविड में, ठीक है, शॉर्ट हो गया था मार्केट से, तो बड़ा इस्तेमाल हुआ फिनॉल। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। डिसइंफेक्टेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट है भाई, पता नहीं सारे अंग्रेज़ों के हैं, कुछ शायद हमारे पास भी। तो इन्फेक्शन रिमूव करने के लिए डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक से मुराद यहाँ पर बेक लाइट जो हमारा प्लास्टिक है वो उससे बनता है। पिक्रिक एसिड और एस्प्रिन, पिक्रिक एसिड बनाते हैं। अच्छा पिक्रिक एसिड जो है वो तो हमारा एक अलग चीज़ है भाई, वो एक्सप्लोजिव है। एस्प्रिन को एक्सप्लोजिव नहीं है। एस्प्रिन जो है यस, जो आपके पास जो दवाई होती है सर दर्द की वो एस्प्रिन होती है। एस्प्रिन जो है वो अभी आगे डिटेल बताऊँगा MCQs में एस्प्रिन की, तो वहाँ डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है एस्प्रिन। इंक प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इंक को ख़राब होने से बचाने के लिए फिनॉल उसके अंदर डाला जाता है। इंक प्रिजर्वेटिव। स्टेप्सिल्स मतलब जो आपके पास जो गार्गल्स वगैरह होता है ना, गले में खराश हो गया उसको सही करने स्टेप्सिल्स वगैरह उसमें भी आप फिनॉल डालते हैं। असल में फिनॉल नहीं होता उसके अंदर, मैं बता दे रहा हूँ, वो होता है मेंथॉल। असल में मेंथॉल एक कंपाउंड है हमारे पास, मेंथॉल सुना होगा ना आपने, वो गला सही कर देता है, मिंट जो है। तो मेंथॉल एक कंपाउंड है, उसमें हमारे पास जो है ना वो फिनॉल लगा होता है और मिथाइल ग्रुप इस तरह से एक अटैच होता है, COOH ऐसे अटैच होता है, तो ये कंपाउंड मेंथॉल कहलाता है। OL लग रहा है ना, तो ये एक मेंथॉल जो है वो असल में कार्बो एक हमारे पास ये एक फिनॉल है मेंथॉल। तो मेंथॉल कोई नाम से बड़ा सुना होगा आपने, टॉफ़ी का नाम और बबल का नाम मेंथॉल, लेकिन मेंथॉल असल में कंपाउंड है पूरा ऑर्गेनिक, जो स्टेप्सिल्स वगैरह में डल रहा होता है। ठंडा ठंडा लग रहा होता है ना, वो थोड़ा या फिर थोड़ा सा मतलब वो आपके गले को सही करता है, तो वो इसमें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। याद नहीं रखो उसको, बड़ी क्लास में डॉक्टर वगैरह बनोगे तो पढ़ोगे इस कंपाउंड्स के बारे में। क्लियर है? इस्तेमाल समझ में आ गया फिनॉल का क्या क्या इस्तेमाल है? आगे बढ़े। अच्छा यार ये कुछ एक PMC सिलेबस के अंदर आखिरी टॉपिक जो डाला हुआ है ना अल्कोहल का, उसमें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल करके डाला हुआ है। तो ये फेडरल बुक के हेडिंग थी पूरी ना, डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, तो मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया। आसान चीज़ है, मतलब वो बिला वजह एक्स्ट्रा डाल दिया गया है, ये सारे पॉइंट्स हमें पता हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ, पहले अल्कोहल के पॉइंट्स हैं फिर फिनॉल के पॉइंट्स हैं। अल्कोहल, तो द मेन डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल आर एज फॉलोज। पहला, द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोहल। नहीं समझ में आएगा तो वो बताना, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्केन्स में H निकाल कर OH लगा दो तो आपका बन गया अल्कोहल। द कंपाउंड्स इन विच वन हाइड्रोजन ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय एन अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोहल। पानी का एक हाइड्रोजन R से जुड़ जाता है तब भी अल्कोहल बनता है। HOH है ना पानी, R लगा दो ROH बन गया, H हटा के R लगा दो। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज ROH। लोअर अल्कोहल्स आर जनरली कलरलेस लिक्विड। ये है कि लोअर अल्कोहल से मुराद मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल। लोअर अल्कोहल्स जो है वो सारे लिक्विड ही होते हैं और कलरलेस लिक्विड होते हैं। मिथानॉल, इथानॉल तो हमने पढ़ा है,
कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। लोअर अल्कोहल से हमारा लेस कार्बन वाले, ठीक है। अल्कोहल्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल होती है, एंड बर्निंग टेस्ट, बर्निंग टेस्ट लिखा हुआ है, ये वो गलत लिखा हुआ है, बर्निंग टेस्ट, बर्निंग मतलब जलता हुआ टेस्ट होता है, कि वैसे हम तो पीते नहीं है और अल्लाह ना करे पियो कभी तुम, तो वैसे जब पीते हैं उसको तो जलन जैसी फील होती है ज़बान में, मतलब इसमें लिखा हुआ ऐसा है, अल्कोहल अगर पी ले तो शराब वगैरह जैसे, तो ये बर्निंग टेस्ट होता है इसका और स्वीट स्मेल होती है। दे आर रेडिली सॉलेबल इन वाटर बट सॉलेबिलिटी डिक्रीज इन हायर अल्कोहल, पानी में हल हो जाते हैं अल्कोहल, लेकिन जैसे जैसे अल्कोहल हायर होते रहते हैं, हायर से हमारा लेस मोर कार्बन वाले, तो क्या होता है सॉलेबिलिटी डाउन होती रहती है। तो मिथानॉल और इथानॉल में ज़्यादा सॉलेबल कौन होगा? मिथानॉल और इथानॉल में ज़्यादा सॉलेबल कौन होगा? मिथानॉल। इथानॉल लेस सॉलेबल होगा चूँकि वो हायर अल्कोहल है। अब आगे बढ़ते रहो तो फिर इसके क्लास से ट्रेंड चलता रहेगा। अल्कोहल रिएक्ट्स विद अदर रिएजेंट्स इन टू वेज, अल्कोहल दो तरह से रिएक्शन देता है भाई, या तो वो अपने इस H+ के साथ रिएक्शन दे रहा होता है एसिडिक नेचर शो करके, या कभी कभार क्या होता है ये OH पूरा ब्रेक हो जाता है ना, PCl3 PCl5 SOCl2 वगैरह से रिएक्शन करने में ये पूरा OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ऐसे ही है ना, ROH का बॉन्ड क्लेवेज हो जाता है। और यही अगर आप बात करो किसमें सोडियम से रिएक्शन कराओगे तो सिर्फ ही H वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि वो CO बॉन्ड की क्लेवेज से भी रिएक्शन देता है और OH बॉन्ड की क्लेवेज से भी रिएक्शन देता है। सारी बातें पढ़ी हुई है ना, तो मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर, डिफरेंस खत्म हो गए अल्कोहल के। ये अच्छा असल में वो तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि टॉपिक जो PMC सिलेबस में डाला गया वो फेडरल के एग्जैक्ट हेडिंग से डाला गया, डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। आपको सिंध बोर्ड में हेडिंग ही नहीं मिलेगी ऐसी कोई, तो एग्जैक्ट वहीं से आप पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर है भाई, कि MCQs की लाइन उठ के आ जाएंगी और MCQs बन जाएगा। लेकिन हमने तो ये नहीं पढ़ा लोअर अल्कोहल जनरली कलरलेस लिक्विड होते हैं, या फिर जैसे जैसे सॉलेबिलिटी डिक्रीज होती है हायर अल्कोहल के साथ, बट फिर वही चीज़ है कि आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। तो ये इसको याद रख लेना, कुछ चीज़ें तो याद है, कुछ एक दो चीज़ें मैंने नहीं बताई वो देख लो। फिनॉल, द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू एन अराइल ग्रुप। अराइल पता है ना भाई, C6H5, इसको बोलते हैं अराइल ग्रुप, इसको फिनाइल भी कहते हैं। इसको फिनाइल भी कह सकते हो, अराइल भी कह सकते हो। फिनाइल तो कहते ही हैं, इसको अराइल भी कहा जा सकता है, फेडरल में लिखा होता है अराइल, एरोमेटिक रिंग से है ना ये। फिनॉल्स आर डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, फिनॉल बेंजीन के डेरिवेटिव है, बेंजीन से फिनॉल बनता है ना, OH जब ग्रुप अटैच हो जाता है, जबकि यहाँ पर ये डेरिवेटिव अल्केन्स के हैं, ये बेंजीन का डेरिवेटिव है। अल्कोहल अल्केन से बनता है जबकि फिनॉल बेंजीन से बनता है। क्लियर? अच्छा, इसमें और भी पॉइंट्स, इसके जैसे पॉइंट्स है ना, डिफरेंस है पूरा ये। द कंपाउंड्स इन विच वन हाइड्रोजन ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय एन अराइल ग्रुप, तो फिर वो हमारे पास फिनॉल होता है। द जनरल फॉर्मूला फिनॉल इज C6H5OH, जिसको कॉमन नेम इसका कार्बोलिक एसिड भी है। कैरेक्टरिस्टिक एक पेकुलियर से एक फिनॉलिक ऑर्डर होती है, फिनाइल जैसी खुशबू जिसको हम कहते हैं। फिनाइल की जो स्मेल होती है एक अलग सी पेकुलियर स्मेल होती है उसकी, जो पोछा लगाने वाला फिनाइल होता है डिटॉल का स्मेल, तो उसकी एक अलग से फिनॉलिक एक अलग से पेकुलियर अजीब सी एक ऑर्डर होती है। मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री। अच्छा ये इसको, अच्छा एक थिंग हमने अभी चेंज किया ना यार, फेडरल और सिंध में अलग अलग है, वो मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। उसमें कितनी थी? 43 थी। अब क्या करें, छोड़ दो उसको, इस लाइन को छोड़ दो। अब वो अलग है, उसमें अलग है, क्या सिंध बोर्ड में 43 लिखा हुआ है, इसमें 41 लिखा हुआ है पंजाब बोर्ड में, ठीक है, फेडरल बोर्ड में। छोड़ दें उसको, पूछते नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट हटा दें उसको। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, पी के वैल्यू अभी याद नहीं करो, ज़्यादा एसिडिक होते हैं ये पता है। इट इज़ स्पैरिंगली सॉलेबल इन वाटर, स्पैरिंगली सॉलेबल होते हैं वाटर में, और 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ज़्यादा सॉलेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे। फिनोलेट आइंस हैव रेजोनेंस स्ट्रक्चर बट अल्कोहल डू नॉट हैव सच टाइप स्ट्रक्चर। फिनोक्साइड आइन जिसको हम कह रहे हैं, उसमें रेजोनेंस होती है जबकि अल्कोहल्स के अंदर रेजोनेंस नहीं होती है। ये बता चुका है एसिडिक कैरेक्टर। सारे पॉइंट्स क्लियर है ना? तो ये अलग से बस पॉइंट्स डाल दिए गए हैं फेडरल की बुक में, अल्कोहल और फिनॉल के बीच का डिफरेंस, तो उसको देख लेना है कि नज़र। इससे क्या होता है कि आपके टॉपिक और अच्छा क्लियर भी हो जाएगा, डिफरेंस एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है दोनों में। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक्स तो यहाँ पर ख़त्म हो गए। ठीक है, MCQs आ गए, MCQ सॉल्व करें। 15 MCQs है टोटल। फिनॉल इज़ यूज्ड, फिनॉल को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है? एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मौथ रिपेलेंट, एनेस्थेटिक, अल्कोहलिक बेवरेज, इन सब में इस्तेमाल नहीं करते हैं। एंटीसेप्टिक होता है ना फिनॉल वगैरह, जैसे डेटॉल वगैरह। क्लियर? आगे बढ़े? नहीं समझ में MCQ से बताना, डिटेल बता दूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एस्पिरिन? अच्छा ये मैंने बताया नहीं, उसको ज़रा देख लो। एस्पिरिन कौन सा कंपाउंड होता है? तो एस्पिरिन जो है ना, ये अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, GTA में जो लिखते हैं तो फुल लाइफ हो जाती है 100, GTA वाइस सिटी में। ये पता है ना, अगर खेला आपने GTA वाइस सिटी कभी,
तो उसमें एस्पिरिन लिखते हैं ना तो लाइफ 100 हो जाती है। अगर प्रीशियस प्रोटेक्शन लिख दो तो और 100 गार्ड भी आ जाता है उसके साथ, है ना भाई। बहुत सारे चीट्स हम लगाया करते थे, कम फ्लाई भी इतनी गाड़ी उड़ गई। सी बेस लिख दिया तो तैर लग गया, वो उसका चिपटा हो गया, उसका टायर जो है। थोड़ा खेला है GTA किसी ने? पेंजर लिख दिया तो तबाही हो गई, ठीक है। अरे यार बहुत पाकिस्तान का कौमी गेम है यार ये तो बच्चा बच्चा खेलता है। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ 90% लोग खेलते हैं ये गेम। और IGI हो गया जैसे विंटेज गेम्स है सारे। चलो, तो एस्पिरिन वहाँ पहली बार मैंने सुना था भाई ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता एस्पिरिन क्या है। मैं स्कूल में पढ़ता था, गेम खेलता था, एस्पिरिन लिखता था। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा भाई एस्पिरिन असल में एक दवाई है, एक केमिकल है। एस्पिरिन जो है ना वो ड्रग नेम है, दिस इज़ अ ड्रग नेम है। ड्रग मतलब नशा नहीं भाई, दवाई। ड्रग नेम है, दवाई का नाम है। ड्रग दवाई को कहते हैं। ड्रग मतलब कोई नशावर चीज़ नहीं है ना। तो FDA एक इदारा है इंटरनेशनल, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन। तो वो FDA अप्रूव करते हैं तमाम दवाइयों को। तो वो ड्रग अप्रूव करने से बड़ा दवाइयाँ अप्रूव करती है, वो कोई हीरोइन और चरस वगैरह अप्रूव नहीं करती है बैठ। हमारे यहाँ नॉर्मली ड्रग मतलब समझ जाता है कि कोई नशावर चीज़। अरे भाई ड्रग दवाई है, ड्रग स्टोर लिखा होता है। अमेरिका वगैरह जाओगे ना, ड्रग स्टोर, आप परेशान हो भी जाएंगे। हमारे मेडिकल स्टोर लिखा होता है ना, वो नॉर्मली ड्रग स्टोर लिखा होता है। गेम वगैरह खेलोगे ना, ड्रग स्टोर लिखा होता है। ये क्या भाई? तो ड्रग दवाई को कहते हैं, मेडिसिन को कहते हैं। और असल में नशावर चीज़ भी एक तरह की दवाई ही होती है देखा जाए तो। साइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं वो। अच्छा, इसका ब्रांड नेम अलग होता है। एस्पिरिन का जो ब्रांड नेम है, हाँ ब्रांड नेम क्या हो जाता है? डिस्प्रीन हो जाता है। तो डिस्प्रीन के नाम से नॉर्मली ये बिक रहा होता है, ठीक है। तो डिस्प्रीन के नाम से बिक रहा होता है। अब ये बहुत मशहूर दवाई है, सर दर्द की दवाई है ये, ठीक है। तो एस्पिरिन का ब्रांड नेम डिस्प्रीन है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि ब्रांड नेम से मुराद अब हर कंपनी अलग अलग नाम से बना रही होती है। कोई डिस्प्रीन बनाता है, कोई डिस्प्रॉल बनाता है, अलग अलग नाम से बना रहे होते हैं। अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि ब्रांड नेम लिखना मना होता है। अभी पाकिस्तान में भी ये लॉन्च किया गया था, लेकिन पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। ब्रांड नेम नहीं लिखा जाता अमेरिका में, फार्मूला लिखते हैं केमिकल का, बस एस्पिरिन लेना है आपको। अब आप जाओ दुकान से, जितना सस्ता एस्पिरिन, जिस कंपनी का उठाना है एस्पिरिन उठा लो, क्योंकि एस्पिरिन 2 रुपये से लेकर 50 रुपये तक के भी एस्पिरिन है दुकान में। अब डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं कि उनकी डीलिंग होती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज से, जो होता है ना मेडिकल रैप वाले आते हैं वो, तो वो पूरा उसको बोलते हैं भाई हम आपको एक गाड़ी देंगे, एक बंगला देंगे, घर देंगे, आप हमारी दवाई रिकमेंड कीजिएगा पेशेंट्स को। और ये दवाई 50 रुपये की एक टैबलेट है। डॉक्टर बोलते हैं ठीक है भाई, गाड़ी घोड़ा बंगला मिल गया, और क्या चाहिए। अब वो बेचारा क्या करता है, वो बड़ी महंगी GSK की दवाई और एबर्ट की दवाई, तो जो महंगी दवाई है वो लिख कर देता है, जबकि वो दवाई 2 रुपये की भी अवेलेबल है, लेकिन वो 50 वाली लिखता है डॉक्टर, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा वहाँ से बेनिफिट मिल रहा है हर दवाई पर। ये होता है डॉक्टर के अंदर, बहुत पाकिस्तान में ही चलता है। तो अमेरिका वगैरह में सख्ती से माना है कि ब्रांड नेम नहीं लिखेंगे आप फार्मूला लिखो, पब्लिक की मर्जी जो दवाई ले लें, यही तरीका होना चाहिए। पाकिस्तान में कभी भी फार्मूला नहीं लिखते हैं, वो हमेशा ब्रांड नेम का साथ लिखते हैं। अच्छा, हम लोग भी बड़े अकलमंद हैं ना भाई। अगर कोई डॉक्टर के पास गए, मेडिकल स्टोर गए और वहाँ उसने एस्पिरिन दिखा दिया, अच्छा ब्रैकेट में लिखा होता है फार्मूला नेम एस्पिरिन, उसके पास नहीं है डिस्प्रिन, उसके पास दूसरे कंपनी का है, वो बताता है ये फार्मूला है, नहीं लेते हैं। लेकिन नहीं डॉक्टर बोला यही वाला दवा जो लिखा हुआ है टी, ये DISPRIN, वही वाला दवा, डी से जो शुरू हो रहा है वो वाला चाहिए। डी तो शुरू का समझ में आया था ना, उसका पहला अल्फ़ाबेट तो लिखा होता है डी, उसके बाद नहीं पता क्या होता है, लेकिन डी समझ में आया था। तो वो बोलते ये वाला दवाई चाहिए। तो ये गलत है, हम लोग खुद इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि नहीं हमें ब्रांड वाली दवाई चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोग हैं बेचारे, वो दवाई बहुत मैनेज नहीं कर पाते, महंगी दवाइयाँ, हर कोई तो नहीं इस काबिल है ना। तो एस्पिरिन एक ड्रग नेम है, ठीक है। और यहाँ तक कि एस्पिरिन, अमेरिका में तो एस्पिरिन के नाम तक सिर्फ टैबलेट्स आते हैं, वो ब्रांड नेम डालते ही नहीं, एस्पिरिन लिख देते हैं डायरेक्ट। आप कभी इंटरनेट पर सर्च करोगे तो एस्पिरिन, पाकिस्तान में एस्पिरिन के नाम से कोई दवाई नहीं है, अलग अलग ब्रांड नेम डाले हुए हैं। ब्रांड कल्चर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उरूज पाया हुआ, ठीक है। तो ड्रग नेम है ये, ब्रांड नेम है डिस्प्रिन। अच्छा, अब ये इसका केमिकल नेम ये नहीं है, इट इज़ नॉट द केमिकल नेम, केमिकल नेम कुछ और है। केमिकल नेम इसका है एसिड सैलिसाइलिक एसिड, एसिड सैलिसाइलिक एसिड, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। सही समझ में आ रही है बात? ये ड्रग नेम है, ये केमिकल नेम है, ये ब्रांड नेम है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एस्पिरिन, तो कौन सा है भाई? डी है, एसिड सैलिसाइलिक एसिड। स्ट्रक्चर देख लो, बेंजीन के साथ COOH लगा होता है और उसके साथ CH3COO लगा होता है ऑर्थो पोजीशन पर। तो यहाँ CH3COO, यहाँ COOH, दिस इज कॉल्ड एस्पिरिन। ये एस्पिरिन का सर दर्द की दवाई का फॉर्मूला, ठीक है। बेंजीन बेस्ड ही है, फिनॉल से ही बनेगा ये, ऐसी बात है ना, फिनॉल से ही बनेगा ना। फिनॉल से पहले COOH बनाएंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से बनेगा। क्लियर है? तो ये फेडरल में है एस्पिरिन का टॉपिक ना, तो इसलिए आपको याद रखना। क्लियर? आगे बढ़े।
सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव सैलिसाइलिक एसिड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डैश। अच्छा, सोडियम फिनॉक्साइड क्या करता है, CO2 से रिएक्शन करता है, यहाँ शायद दिख नहीं रहा वो, यहाँ बना देता हूँ। सोडियम फिनॉक्साइड, ये तो हमें पता है, इसका जब CO2 से रिएक्शन कराते हैं ना बच्चे, तो क्या होता है, वो सैलिसाइलिक एसिड मिलता है। सैलिसाइलिक एसिड किसे कहते हैं कि OH यहाँ पर होता है और यहाँ पर COOH होता है। ये हमारे पास जो है ना, यहाँ COONA लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ COOH होता है, ये कहलाता है सैलिसाइलिक एसिड। अगर यहाँ पर एसीटेट वो इथेनोएट लगा दो CH3COO, तो वो एसिड सैलिसाइलिक एसिड बन जाता है। तो पहले सैलिसाइलिक एसिड बनता है, फिर एसिड सैलिसाइलिक एसिड बनता है। मतलब आपने पहले फिनॉल को फिनॉक्साइड बनाया, फिनॉक्साइड का कार्बन, ये मैं बता रहा हूँ कंपनीज़ में कैसे बनाते हैं डिस्प्रीन को, GSK बड़ी करोड़ों रुपए कमाने वाली कंपनीज़ में, पहले वो फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये हमने पता है कैसे किया जाता है। फिनॉक्साइड का CO2 से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनाते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। फिर इसका COOH ग्रुप रिमूव कर देते हैं CH3COO से, फिर क्या बन जाता है, एसिड सैलिसाइलिक एसिड। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिएक्शन कहलाता है कोलबेज रिएक्शन। इसको कोलबेज रिएक्शन कहते हैं। साइंटिस्ट था कोलबे, उसने इस रिएक्शन को बताया था। ये पंजाब बोर्ड का टॉपिक, इसको याद रखना। कोलबे रिएक्शन क्या है, जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड का CO2 से रिएक्शन होता है और एसिड और सैलिसाइलिक एसिड बनता है। ये एस्पिरिन नहीं है, ये एस्पिरिन नहीं बनाया मैंने, एस्पिरिन के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, वो बताऊंगा नहीं, उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। 4th MCQ है, फिनॉल रिएक्ट्स विद एक्सेस ब्रोमीन वाटर टू गिव डैश। आसान है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन में क्या बनाएगा भाई, क्या बनाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, रिसोर्सिनॉल ऑन रिएक्शन विद जिंक डस्ट गिव्स बेंजीन बनेगा, चूंकि दोनों ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। बेकलाइट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, बेकलाइट के कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, हाँ क्या इफ्रा, सारे हैं, यस, ऑल ऑफ द अबव। वो पॉलीमर भी है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का, देखो दो तो है ही जो हमें पता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, चैप्टर 11 में पढ़ा था, तो तीसरा भी होना ही है। तो दो है तो बोथ एंड बी का ऑप्शन तो है नहीं, तीसरा भी हो गया तभी ऑल ऑफ द अबव बनेगा। तो तीसरा क्या है, कैन बी यूज्ड एज एन एडहेसिव। एडहेसिव से मुराद के ग्लू वगैरह बनाने में भी बेकलाइट को इस्तेमाल किया जाता है। ग्लू, गम्स, टिप टॉप ग्लू वगैरह देखा तुम लोगों ने, जर्मन ग्लू, टिप टॉप जर्मन ग्लू, वो बनता है बेकलाइट से। वाइट कलर का होता है, बचपन में बड़ा स्कूल में इस्तेमाल किया होगा, ये सब तो किया है स्कूल में, और क्या किया, हैंडीक्राफ्ट बनाया है। हफूज़ रहमान वाले तो मुझे पता है, क्या बताऊँ मैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो MCQ नंबर 7, MCQ नंबर 7, द कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, इन चारों में से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सी में होगी, क्योंकि ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन से। यहाँ पर डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, इथर है, इसमें नहीं होगी, इसमें तो है ही नहीं कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें भी नहीं होगी, इसमें भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं, 3, FON, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनॉल में ही होगी ना भाई, तो समझ में आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से चेक करते हैं। रेट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। एक फिनॉल है, एक आपके पास है फिनॉल, एक आपके पास है एनिसोल, और एक आपके पास है टोलुइन। क्या हुआ बाबा, कोई आया, छोड़ दे। फिनॉल, एनिसोल, टोलुइन, तीनों में से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी, अब रे भाई देखो, अभी दिमाग लगाना है, कंसंट्रेट करो, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में से किसमें है, फिनॉल में, तो फिनॉल की तो हाईएस्ट हो गई। अब इन दोनों में मामला है, ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली कार्बन से अटैच हो रहा है, ठीक है, या कार्बन से अटैच हो रहा है दोनों तरफ से। अब इन दोनों में हम क्या फैसला करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, मॉलिक्यूलर वेट दोनों में से ज़्यादा किसकी होगा, सबसे ज़्यादा 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो ये लेस देन करके है कि 3 का कम है 2 से और 2 का कम है 1 से। 3 इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़ लेस देन 1। ये क्यों ज़्यादा है सबसे, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, तो फैसला किस पर होगा, मॉलिक्यूलर वेट पे होगा। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा जिसका है उसके ज़्यादा होगा, कितनी होगी याद नहीं रखो। समझ में आ गया इस तरह के MCQ किस तरह सॉल्व करेंगे, बोले बच्चे बोले। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको 1 मिनट बता रहा हूँ, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है आपको,
पक्का? ओके, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी हाईएस्ट हो गई, क्योंकि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। लेस देन करके है ना, ग्रेटर देन करके नहीं है। वो दोनों तरह से दे सकता था, इसने ऐसे दे दिया। ये तो आप थोड़ा सोचेंगे समझ में आ जाएगा। सही है क्लियर? ये इस तरह के ही एमसीक्यूज एमडी कैट में तो यही फंसाते हैं भाई, इसका काम इससे, इसका काम इससे। अब बच्चे टेंशन में, ये क्या भाई, हम तो रट्टा मार के आए कि फिनोल किसका पॉलीमर है, इसका पॉलीमर क्या है, तो आर क्या है भाई, ये बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट, फिनोल इज एसिडिक बिकॉज ऑफ व्हाट? रेजोनेंस की वजह से है। ठीक है, ए रेजोनेंस की वजह से ये हमारे पास एसिडिक होता है। बता दें डिटेल कैसे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन? सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा इन में से, इन चारों में से? फिनॉल ही होगा, चूँकि रेजोनेंस बस इसी में होगी, बाकी किसी में रेजोनेंस नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर किसी का नहीं है, बेंजीन स्ट्रक्चर किसी का नहीं है। रेजोनेंस सादा इसमें है तो ये ज़्यादा एसिडिक है, फिनॉल। ठीक है, थायोल SH होता है ना, थायोल, मरसेप्टेन, मरकेप्टेन, सही, थायो अल्कानॉल जिसको हम कहते हैं। 11 फिनॉल इज डैश, जरा समझना है, स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, वीकर देन एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्गर बेस देन मिथाइलामाइन, वीकर बेस देन इथाइलामाइन। मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, तो फिनॉल वीकर हो गया एसिटिक एसिड से, तो बेस तो होगा ही नहीं, वो सी और डी तो ऐसे ही उड़ गया। अब ए और बी में अभी मैंने बताया कि ज़्यादा एसिडिक जो है वो कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वीकर देन एसिटिक एसिड हो गई। ठीक है, ये सारे सीन कराची इंटर में जो है नहीं पूछते आपसे भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत टिपिकल एमसीक्यूज है। ये टोटल कॉन्सेप्ट लेकर जो आएगा ना वही करेगा, रट्टा काम नहीं आएगा उसके अंदर, कॉन्सेप्ट है ना उसके अंदर। तो मैं यही कहता हूँ जब टाइम निकाल के आ रहे हो तो एमसीक्यूज थोड़ा तगड़े करो, ऐसा नहीं करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज लीस्ट एसिडिक? सबसे लीस्ट एसिडिक बताना है, सबसे कम एसिडिक। HCl लीस्ट एसिडिक होगा क्या? अब ये भाई ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको तो गोली मारो, साइड करो उसको, स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई ये HCl, सल्फ्यूरिक एसिड। यस, फिनॉल और पिक्रिक एसिड दोनों एरोमेटिक हैं, तो दोनों के दोनों मोर एसिडिक होंगे। बस एसिटाइलिन जो इथाइन होता है वो भी एसिडिक नेचर का होता है, इथाइन H+ लॉस कर सकता है, लेकिन उसमें चूंकि बेंजीन रिंग नहीं है तो वो लेस एसिडिक है। क्लियर? तो इथाइन लेस एसिडिक होगा बाकी तमाम ही कंपाउंड्स। तो देखा, पढ़ा नहीं था कभी ऐसा, लेकिन अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाया तो बन गया अभी ऐसा। क्योंकि एमसीक्यूज तो इनफाइनाइट बन सकते हैं भाई एप्टीट्यूड के अंदर, लास्ट क्लास में बता रहा था कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता एमसीक्यूज का, इनफाइनाइट बना सकते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक? फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, फिनॉल। देखो इथेनॉल और फिनॉल काट दो, 2 बच गए, इसको समझना है, 2 बच गए। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें से कौन एसिडिक ज़्यादा? एसिटिक एसिड। हायर नहीं, हायर में मॉलिक्यूलर वो, अगर तुम हायर सोचोगे ना तो हायर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है कि एसिटिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मिक एसिड से ज़्यादा होगी, बट एसिडिक कैरेक्टर इस पर डिपेंड नहीं करती कि किसी का मॉलिक्यूल बड़ा है। मैंने बोला भी नहीं है सब तक, बॉइलिंग पॉइंट का बताया मैंने कि ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, ये मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ। एसिडिक एसिड के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जबकि फॉर्मिक एसिड के पास नहीं होता। देखो बच्चे, HCOOH ये है फॉर्मिक एसिड, H+ लॉस हो जाएगा, H+ दे दिया इसने, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट अब नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ये हमारे पास एसिडिक तो H+ देने पर। CH3COOH ज़रा देखना है इसको, आप ये भी H+ दे देगा ना भाई, राइट वाला एसिटेटाइन बन जाएगा। लेकिन एसिटेटाइन के अंदर जो CH3 ग्रुप है ना, आप जानते हैं जो R होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं कि बेस होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होते हैं। तो यहाँ पर इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी थोड़ा सा आ रहा है ना, इस R की वजह से। इसके पास तो नहीं है R कोई, इसलिए इसके अंदर कोई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही नहीं सकता है किसी भी सूरत में। इसलिए फॉर्मिक एसिड सिर्फ इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। लेकिन ये इसने एक H+ तो दे दिया, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा वीक है। तो यहाँ थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। नीचे लिख दिया मैंने क्या मसला इसके साथ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉर्मिक एसिड, वो ज़्यादा एसिडिक होगा बनिस्बत एसिटिक एसिड के। क्यों? चूँकि एसिटिक एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। इलेक्ट्रॉन देने वाला कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हो सकता, वो वीक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लेता है एसिड हमेशा, लेविस कॉन्सेप्ट। क्लियर? ऐसी है ना, समझ में आती है बात मेरी कि नहीं आती है? भाई सॉलिड कॉन्सेप्ट बनाओ भाई, है ना भाई, ऐसा कॉन्सेप्ट है ना भाई। तो कॉन्सेप्ट मेड करोगे सॉलिड तो काम आएगा।
इंपॉर्टेंट की पेज है ना, मैं भगाऊंगा ना तुम भागोगे। मैं एमसीक्यूज नहीं बता रहा, ये कर लो ये आएगा पेपर में, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं बोल सकता। कॉन्सेप्ट तो है, ये चीज़ है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। आज भी क्लास थी, नहीं रख रहा था, फिर आखिरी में क्लास रख दी कि आ जाओ यार कर ले, तो थोड़ा पढ़ ही लेंगे ना। अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट ही कराना होता तो मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे करा दूँ ये बेटा ये 5 पेपर के 3 साल कर लो बस, जाओ अल्लाह हाफिज़। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करो, आगे भी काम आएगा। अल्लाह करे टीचर बनोगे इंशाल्लाह तो अच्छे टीचर भी बनोगे, पढ़ा पाओगे ना सही से कॉन्सेप्ट के साथ। किसी को भी, छोटे भाई बहन को तो पढ़ाओगे, उसको सही कर पाओगे, मतलब कहीं और ना पढ़ो, घर में तो पढ़ा दोगे ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट एसिडिक, दोबारा से एसिडिक ज़्यादा। देखो जरा, वाटर, साइक्लोहेक्सानोल, इथेनॉल, फिनॉल। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा, चेक करते हैं। वाटर कम एसिडिक है, यह हमें पता है, मोस्ट एसिडिक। वाटर कम एसिडिक है फिनॉल से, इथेनॉल कम एसिडिक है फिनॉल से। साइक्लोहेक्सानोल, दिस इज साइक्लोहेक्सानोल एंड दिस इज फिनॉल, ऐसा ही है। यह इसमें रेजोनेंस होगी, इसमें रेजोनेंस नहीं होगी। वैसे बेंजीन रिंग थोड़ी ना है, सिर्फ बेंजीन रिंग होता है तो रेजोनेंस आती है। हर साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस होना जरूरी नहीं, रेजोनेंस सिर्फ बेंजीन रिंग होता है। तो इसलिए ज़्यादा क्या है फिनॉल। बच्चे साइक्लोहेक्सानोल में कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है, वैसे ही स्ट्रक्चर है 6 कार्बन है रिंग में, बट इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकती, रेजोनेंस सिर्फ बेंजीन में होती है। ये तभी तो ये यहाँ पर, चलो आगे बढ़ रहे हैं, आखिरी एमसीक्यू से दोबारा से, विच इज़ मोस्ट एसिडिक। चूँकि मैं हर तरह के करा दे रहा हूँ, परेशान नहीं होना पेपर में। विच इज़ मोस्ट एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक कौन है? हेक्सानोल, फिनॉल, वाटर, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। फिनॉल होगा, वाटर तो होगा नहीं, हेक्सानोल भी नहीं होगा, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। ईथर्स क्या होते हैं? एसिड के बेस। ईथर्स आर एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। पढ़ा तो है, रेड्यूस सिलेबस में है, लेकिन पढ़ाया है मैंने, भूल गए? ईथर्स के पास ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, HI से रिएक्शन करते हैं ना, ऑक्सोनियम आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ना, तो क्या हो गया, ये बेस हुआ ना, तो एसिडिक तो ही नहीं, तो ऐसे ही कट गया। तो मोस्ट एसिडिक क्या हो गया? फिनॉल हो गया। क्लियर? समझ में आ गई सारी चीज़ें? दैट्स इट।